अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने ये कंपोनेंट्स बना लिए थे अपने पास। ऐप तो हमारे पास बना हुआ था, आइटम और लिस्ट बनाई थी, जिस पे ऐप के ज़रिए हम जो है वो एक एरे पास कर रहे थे लिस्ट को, और लिस्ट जो है वो एक एक करके वो तमाम डेटा जो है वो पास कर रहा था आइटम को। ठीक है, यहाँ पे। और फिर आइटम जो है वो सिर्फ डेटा को जो भी उसको मिल रहा था उसको रेंडर करवा रहा था। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी अब तक का मैंने जितना भी काम किया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा भी करूँ कि इस लिस्ट के अंदर डेटा को मैं ऐड भी करवा सकूँ रन टाइम के ऊपर। मतलब मेरा कोई यूज़र है, उसको मैं इनपुट बॉक्स दिखाऊं और एक बटन दिखाऊं, उस बटन के क्लिक के ऊपर इस एरे के अंदर कोई और डेटा मज़ीद ऐड हो जाए और वो भी लिस्ट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए। हो सकता है काम? ठीक है, अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सही है। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली फॉर्म बनाना पड़ेगा ना हमें, इनपुट और एक बटन। तो मैं एक जो है वो ऐड फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, हम वही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ऐड फॉर्म कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा अपनी TSX वाली। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरी TSX फाइल है इसके अंदर मुझे फ़िलहाल तो कंपोनेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए जिस तरह का होता है, तो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, जो भी चाहिए होगा वो बाद में देखते हैं। ये भी मैंने हटा दिया। अब फिलहाल इसका नाम क्या है मेरे पास, ऐड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब ऐड फॉर्म के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी है, दो चीज़ें बनानी है। पहली कौन सी चीज़ होगी? अच्छा, अब सबमिट का बटन जब कॉल होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक हैंडलर भी रख सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ बटन के क्लिक पे चल रहा होगा, फॉर्म के सबमिट होने पे नहीं चल रहा होगा। ठीक है, फॉर्म का जो सबमिट है वो इंटर के थ्रू भी सबमिट हो जाता है, पता है ना आपको। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बटन पे क्लिक का ही वो हो। तो उसके लिए फिर हमें जो हैंडलर ऐड करना पड़ेगा वो हमें ऐड करना पड़ेगा फॉर्म के इवेंट के ऊपर, कि जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो तब मेरा वो फंक्शन कॉल हो। ठीक है। अच्छा, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कौन सा इवेंट होगा? ठीक है, ऑन सबमिट, इसको मैं क्या पास करूँगा, एक फंक्शन जो कि कॉल होगा किस वक्त, जब मेरा फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ठीक है, ऑन सबमिट के लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा फंक्शन यहीं भी बना सकता हूँ, अगर चाहूँ तो फंक्शन को कांस्टेंट में रख के इसको पास भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर बनाना जो है वो समझ लो एक तरीके से इजी टू अंडरस्टैंड कोड हो जाएगा उससे आपका। ठीक है, ऑन सबमिट, और इसको हम नाम दे देते हैं हैंडलर। ये ऑन सबमिट हैंडलर जो है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, इसको। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर किसी भी इवेंट को जब आप उसका हैंडलर देते हो, ठीक है, यानी उस इवेंट को उसका फंक्शन देते हो, तो आप कभी भी उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। सही है, आप सिर्फ उसको पॉइंट करते हो कि भाई ये वाला फंक्शन है, जब इवेंट होगा तब आप चलाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होगी, अगर आपने राउंड ब्रैकेट लगाए हुए ना, वो इस फाइल को जब रीड कर रहा होगा उसी टाइम पे इसको कॉल कर देगा फंक्शन को। लेकिन हमें अभी कॉल नहीं करवाना, हम सिर्फ ऑन सबमिट को बता रहे हैं कि जब भी सबमिट हो आपका हैंडलर ये वाला है, आपका फंक्शन ये वाला है, कॉल करना रिएक्ट का काम है। ठीक है, जब क्लिक होगा तो खुद ही रिएक्ट उसको कॉल करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है मेरा ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए console डॉट लॉग लगा लेता हूँ। सबमिट। अच्छा, इस फॉर्म को हमने यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है? ये जो हमारी लिस्ट आ रही है, मैं चाह रहा हूँ लिस्ट के ऊपर हमारा फॉर्म हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्म
क्या नाम है हमारे फॉर्म का? ऐड फॉर्म। ठीक है, इधर आप उसको जाके यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ऐड फॉर्म आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐड फॉर्म हमारे पास आ गया। तो मैं अगर कंसोल पे चेक करूँ कि क्लिक के ऊपर या मेरे क्लिक होने से, ठीक है, वो आया तो था लेकिन पेज रीलोड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के इंटर कर दूँ तो भी सबमिटेड आया था लेकिन वो रीलोड हो गया। अच्छा, ये रीलोड क्यों हो रहा है? बेसिकली ये जो हमारे ब्राउज़र है ना, इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है कि जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट होने के ऊपर जब तक हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं थी उस वक्त तक ये होता था कि फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर आप यूज़र को किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट लाजमी करवाते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ और मिल नहीं रहा तो वहीं पे रीलोड कर देता उसको। ठीक है, डेटा को रिफ़्रेश करने के लिए। अच्छा, अब क्योंकि हमने वो वाली फंक्शनलिटी है नहीं, हमारी जो रिएक्ट है या एंगुलर है या इस तरह की जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब पता है ना क्या है? एसपीए, यानी यूज़र जो है वो सिर्फ एक ही पेज पे रहेगा और मल्टीपल, जैसे हमारे पास पहले होता था कि क्या कहते हैं, जो दूसरी एप्लीकेशन जब हम काम करते थे वेनिला जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो एक पेज से फॉर एग्जांपल यूज़र होम पेज से अबाउट के पेज पे जा रहा है तो सर्वर को एक हिट जाती थी। ठीक है, पहले जब यूज़र वेबसाइट पे आता था तो होम पेज के लिए हिट जाती थी, होम पेज आके लोड होता था ब्राउज़र पे, फिर जब होम पेज से अबाउट पेज पे जाता था तो अबाउट पेज के लिए भी एक हिट जाती थी, फिर आके डेटा लोड होता था। तो अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ये आया था कि यूज़र जो है वो सिर्फ एक बार अगर उसने वेबसाइट लोड कर ली तो सारा डेटा हमने फर्स्ट टाइम में लोड करवा लिया। अब यूज़र को सिर्फ लग रहा है कि वो पेजेस चेंज कर रहा है लेकिन सारा डेटा हमारे पास लोकली पड़ा हुआ है। तो इस वजह से पहले जो हमारे पास टाइम होता था होम से अबाउट पे जाने का वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन की वजह से सारा डेटा हमारे पास पहले से फर्स्ट टाइम की हिट पे ही आ जाता है। अच्छा, तो ऐड फॉर्म हमारे पास चल रहा है। अब ऐड फॉर्म का वाला जो तरीका वो कैसे ठीक करें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाता है एक इवेंट। जब भी आपको कोई फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, किसी भी इवेंट के ऊपर, तो उसके पैरामीटर के अंदर आपको इवेंट ज़रूर मिलता है। तो आप इसको रोकने के लिए, इस वाले बिहेवियर को रोकने के लिए आप क्या करोगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो इवेंट आएगा ये इवेंट क्या होगा, ये कौन सा इवेंट होगा? फॉर्म इवेंट। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे पास, इवेंट क्लिकेबल इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पास अभी वाले जो केस है उसमें फॉर्म इवेंट हमारे पास चलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वही चीज़ अब हमारे पास हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने ASD टाइप किया, इंटर किया, रीलोड नहीं हो रहा, ऐड किया, अब भी रीलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अच्छा, फंक्शन जो है वो उसका मैंने कंसोल हटा दिया था। खैर, अब हम एक्चुअल फील्ड का जो डेटा है वही निकलवा के प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें पास एक चीज़ रह गई है कि हम ये इनपुट के अंदर से डेटा कैसे निकलवाएं, अपनी वैल्यू कैसे निकलवाएं। सबसे पहला तरीका जो है, जो जावास्क्रिप्ट का तरीका है, वनीला जावास्क्रिप्ट का, उसमें तो यही है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके उसके थ्रू वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चल तो वो भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे चेंज हैंडलर लगाओ। ठीक है, चेंज हैंडलर पता है क्या करता है? इनपुट का जो चेंज हैंडलर होता है, बेसिकली वो आप उसकी किसी भी चेंज के ऊपर एक फंक्शन रख देते हो। ठीक है, यानी यूज़र ने टाइप किया A, वो फंक्शन चलेगा, यूज़र ने A को रिमूव कर दिया, वो फंक्शन चलेगा। यानी इनपुट टाइप के अंदर जब भी कोई चेंज आएगा वो फंक्शन आपका कॉल होगा। ठीक है, और उसके ज़रिए आप इवेंट में से वैल्यू निकाल लो एक एक करके और उसको अपने पास किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाते रहो, तो इन दी एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या रखा हुआ है। सही है, ये दूसरा तरीका है। लेकिन इसमें पता है मसला क्या है? मसला ये है कि आपके हर क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, हर की टाइप के ऊपर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कीबोर्ड के ऊपर यूज़र कुछ भी टाइप कर रहा है, पीछे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, जो कि अच्छा तरीका मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो ठीक है, हम हमारे पास एक चीज़ आ रही है अब जिसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं रिएक्ट हुक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? रिएक्ट हुक्स जो होते हैं बेसिकली रिएक्ट के हेल्पर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनको आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे हो।
तो कुछ ऐसे हुक्स हैं जो रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है और कुछ ऐसे होते हैं जो आप कस्टम बनाते हो। कस्टम बनाना भी हम देखेंगे। अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं रिएक्ट का अपना प्रोवाइड किया हुआ एक हुक, ठीक है। उसको हम कहते हैं यूज़ रेफ, ठीक है। इनपुट से वैल्यू उठाने के लिए उसको यूज़ करेंगे हम। यूज़ रेफ को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली आप जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ रेफ को उठाया और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस मुझे उसका बनाना पड़ेगा, तो मैंने बताया कांस्टेंट इनपुट रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ और उसको कॉल करा दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं अभी रख देता हूँ नल, ठीक है। और इसी इनपुट रेफ को मैं बाइंड करूँगा किससे, रेफ के साथ। रेफ इक्वल्स टू वो जो मैंने बनाया था अपने पास इनपुट रेफ वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रेफ है इसको भी मुझे बताना पड़ता है कि मैं इसमें इसको किस एलिमेंट के रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा। तो मेरे पास रेफ में क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। ठीक है। अब ये जो मैंने इनपुट रेफ बनाया था इसके अंदर से मेरे को डेटा निकालना है। तो मैं पहले इनपुट रेफ में चेक करूं क्या रखा हुआ है। ये डेटा रखा और ऐड रख दिया, तो इसके अंदर मेरे पास देख लो मेरा वो इनपुट एलिमेंट आ गया पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर एक करंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और करंट की प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास वैल्यू रखी हुई है। आ रहे ना सर? तो अगर मैंने यहाँ से अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो मैं इसको रीलोड करते हैं और ऐड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे पास चलो यहाँ पे मेरे पास आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है। ये अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाला जो इनपुट डेटा है ना ये मैं किसको दे दूँ, ऐप को, ताकि ऐप जो है वो टेक्स्ट वाला जो मेरा एरे है उसके अंदर इसको पुश करवा दे। सही है भाई, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक मसला है, पता है क्या, अभी तक हमने जितना भी डेटा देखा है प्रॉप्स के ज़रिए, ठीक है, वो उसमें पेरेंट अपना डेटा किसको पास कर रहा होता है, चाइल्ड को। चाइल्ड अपना डेटा पेरेंट को कैसे देगा, ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना। चाइल्ड जो है वो पेरेंट को अपना डेटा देता है इवेंट्स के ज़रिए। कैसे, ठीक है। बेसिकली होते तो वो भी प्रॉप्स ही हैं, लेकिन प्रॉप्स के अंदर आप क्या रख के भेजते हो, एक फंक्शन, ठीक है। और अपने चाइल्ड कंपोनेंट को बताते हो कि जब भी आप मुझे कोई डेटा भेजना चाह रहे हो इस फंक्शन को कॉल करवा के इसके पैरामीटर्स के ज़रिए मुझे वो डेटा दे देना, ठीक है, मैं रिसीव कर लूँगा। तो मैं अगर ऐड फॉर्म को कोई फंक्शन भेजना चाह रहा हूँ अपने पास से, तो पहले मुझे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक फंक्शन हो कांस्टेंट और ऐड आइटम हैंडलर, ठीक है। ऐड आइटम हैंडलर के अंदर मेरे पास आ जाएगा एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मेरे पास कोई भी डेटा होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि हम इनपुट का वाला जो डेटा है वो यहाँ पे भेजेंगे, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास होगी आइटम, कह लें इसको, ठीक है, आइटम टेक्स्ट, और इसकी टाइप क्यों नहीं चाहिए, स्ट्रिंग, सही है। फ़िलहाल के लिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब भी ये कॉल हो तो आइटम टेक्स्ट को कंसोल करवा दे। अच्छा, ये जो ऐड आइटम हैंडलर है ये मैं कैसे किधर पास करूँगा, ऐड फॉर्म को प्रॉप्स के ज़रिए, है ना। तो मैं इसकी प्रॉप्स का जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऐड। या चलो यहाँ पे रखने से पहले हम इसको ऐड फॉर्म के अंदर बताते हैं कि भाई ये वाला जो हमारा इवेंट है, ये जो हमारा कंपोनेंट है ये रिसीव करेगा एक इवेंट को, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, पता है ना। प्रॉप्स को हमने देखा था ना, हमने लास्ट क्लास के अंदर कि हम कैसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो की है उसका नाम क्या होगा,
ऐड, ठीक है। और अब ऐड के अंदर फंक्शन क्या है, क्या आएगा ऐड के अंदर, फंक्शन आएगा ना कोई, ठीक है। अब कैसे पास करूँ उसकी टाइप, इसको कैसे दूँ? अच्छा यहाँ तो नहीं आएगा वो, बल्कि आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी टाइप यहाँ पे आएगी ना, यहाँ तो हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना, ऐड को निकालने हैं खाली। और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ऐड को मैं कॉल कर दूँगा console डॉट लॉग की जगह, और उसको करंट वैल्यू पास कर दूँगा, ठीक है, जो ऐड मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बताना है मुझे, कि मेरे पास एक की होगी ऐड, जिसके अंदर क्या रखा हुआ होगा, एक फंक्शन, ठीक है। कैसे बता सकता हूँ ऐड और फंक्शन कैसे बताते हैं, याद है किसी को? एरो फंक्शन ऐसे, और आगे, आगे क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा, ऐड का फंक्शन रिटर्न तो कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना हमें, तो हम क्या करेंगे उसको, वाइड, सही है। अब ये यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो फंक्शन आप पास कर रहे हो, ठीक है, उसके एक्सपेक्टेड है ज़ीरो। अच्छा सॉरी, ये जो हमने वाइड, ये जो हमने उसको एम्प्टी रख दिया ना राउंड ब्रैकेट को, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड को कुछ डेटा पास किया, और ये तो यहाँ पे हमने बताया कि भाई उसका कोई पैरामीटर होगा ही नहीं ऐड के फंक्शन का, तो हमने उसको यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर तो बताना पड़ेगा ना। तो फॉर एग्जांपल ए उसकी की का नाम रख देते हैं, और उसमें डेटा हम क्या रख भेजेंगे, स्ट्रिंग। अब भी इसको मसला है, ये कह रहा है भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा है उसकी जो आप भेज रहे हो वो अनडिफाइंड भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। क्यों क्यों अनडिफाइंड हो सकता है? हो सकता है कि हमारे पास ये इनपुट रेफ हो ही ना, या उसमें करंट की फील्ड ना हो, या फिर हमारे पास वैल्यू ना हो, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, इसको कहना चाह रहे हैं कि भाई हम कंप्लीटली श्योर हैं इस बात के ऊपर कि ये चीज़ मिलेगी मिलेगी, तो क्या करेंगे, ठीक है भाई, मतलब वैल्यू अब आपको मिलनी ही मिलनी है कुछ ना कुछ, ठीक है। हमने वो उसको चेक कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो अब हमारे पास ऐप डॉट टी एक्स में ऐड फॉर्म के अंदर एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब इसको एक फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐड का। तो ऐड का फंक्शन बना लेते हैं हम, और इसको क्या पास करना होगा हमें, आइटम टेक्स्ट हैंडलर, सही है। अब ज़रा हम यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं और डेटा एंटर करके ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास ऐप डॉट टी एस एक्स से आ रहा है डेटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो डेटा हमने फॉर्म से अपनी ऐप कंपोनेंट को पहुँचा दिया है, सही है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ऐड, ये वाला जो डेटा है, हमने क्या करना था, इसको टेक्स्ट के अंदर पुश करवाना था, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारी लिस्ट के अंदर वो ऐड हो सके ना। टेक्स्ट डॉट पुश, और इसके अंदर आइटम टेक्स्ट करवा देते हैं। डेटा तो ऐड ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रिएक्ट के अंदर कोई भी रन टाइम चेंज बगैर स्टेट के नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट के अंदर किसी भी डेटा को रन टाइम पर चेंज करवाना है, तो फिर आपको उसके लिए स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट जो है वो बेसिकली रिएक्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कि रिएक्ट कह रहा ने कहा कि भाई मेरे जितना भी डेटा आप रखते हो अपने पास, स्टोर करते हो, आप उसको रिएक्ट में दिखा तो सकते हो, लेकिन रन टाइम पर डेटा अपडेट करने के लिए रिएक्ट को लगाने पड़ते हैं वॉचर्स। क्या लगाने पड़ते हैं? वॉचर्स। कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे आप किसी भी लाइब्रेरी पे काम करो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, उसमें वॉचर्स लाजमी होते हैं, ठीक है। वॉचर्स का काम क्या होता है, वो चेक करता रहता है किसी भी वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को आप रन टाइम पर अपडेट करवाना चाह रहे हो ना, वो ब्राउज़र का इवेंट पहले उसको चेक करता रहेगा, यानी फंक्शंस पहले बनाने पड़ते हैं ऐसे, जो कि उस वेरिएबल्स को चेक करते रहेंगे, कुछ अपडेट आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। जैसे ही अपडेट आएगा उसका उनका काम होता है फ़ौरन से जाके उसको ब्राउज़र पे अपडेट करें, यानी जो डॉम है हमारा, डॉम पे उसको अपडेट करें, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे लेके आए, सही है भाई।
तो ये वाला काम जो है रिएक्ट ने कहा कि भाई हम हर चीज़ के ऊपर तो वॉचर नहीं लगा सकते आपकी, ठीक है। आप खुद हमें बताओ कि किस किस चीज़ के ऊपर वॉचर लगाने हैं। वो आप कैसे बताओगे? स्टेट के ज़रिए, ठीक है। आप जो डेटा आप स्टेट में रखोगे सिर्फ उसके ऊपर वॉचर ऐड होगा, बाकी किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी डेटा के ऊपर वॉचर ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं? स्टेट के लिए भी हमारे पास होता है एक और क्या कहते हैं उसको, रिएक्ट का हुक्स, ठीक है। जैसे अभी हमने यूज़ रेफ यूज़ किया है, वैसे ही अब हम यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे। अच्छा, यूज़ स्टेट को हम सिंपली अच्छा, अब यूज़ स्टेट के अंदर, यूज़ स्टेट जब भी आप यूज़ करते हो तो ये आपको एक एरे रिटर्न कर रहा होता है। क्या रिटर्न करता है? एरे, ठीक है। और एरे की हमेशा लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिमिटेड इंडेक्सेस होते हैं, लिमिटेड लेंथ होती है एरे की, ठीक है। एरे की जो लेंथ हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 2। क्या मिलेगी? 2, 2, ठीक है। यानी ज़ीरो इंडेक्स में इसमें क्या रखा हुआ होगा? ज़ीरो इंडेक्स में इसके रखा हुआ होगा वो डेटा जो कि आपने ब्राउज़र पे दिखाना है, ठीक है। और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर इसके रखा हुआ होता है एक फंक्शन जिसके ज़रिए आप डेटा को अपडेट करते हो, सही है। तो अगर आपको एरे मिल रहा है तो आप उसमें एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। आइटम्स में ज़ीरो इंडेक्स में जो भी रखा होगा वो कहाँ के सेव हो जाएगा? आइटम्स में। और फर्स्ट इंडेक्स में जो भी रखा होगा वो आ जाएगा सेट आइटम्स में, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी आप टेक्स्ट को पास करवा रहे थे वहाँ पे आप टेक्स्ट की जगह क्या दे दोगे? आइटम्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरे मैंने यूज स्टेट को पास कर दिया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे, तो वो आइटम्स में पहले से ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आप पहले वहाँ पे रख देते हो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी बन जाती है, ठीक है। और यूज़ स्टेट को अगर आप जैसे अगर आप रिएक्ट पे यूज़ कर रहे हो तो इतना काफ़ी था, लेकिन अगर टाइप स्क्रिप्ट पे यूज़ कर रहे हो तो बेहतर है कि आप इसको टाइप बता दो कि आप यहाँ पे यूज़ स्टेट को कौन सी टाइप के साथ यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं यूज़ इस वाले स्टेट के अंदर क्या रख रहा हूँ अपने पास? स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा? स्ट्रिंग एरे, ठीक है। ताकि इसके अलावा और कभी भी सेट आइटम्स के ज़रिए अगर मैं ABCD स्टोर करवा दूँ तो ये स्टोर ना करने दे, एरर दे, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो है इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट डॉट पुश। अब ये तो चलेगा नहीं क्योंकि वो एरे तो है नहीं, अब तो हमारे पास सेट आइटम्स के ज़रिए हमें उसको चलाना है डेटा को। तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो हमने सेट आइटम्स को किया कॉपी और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अच्छा, सेट आइटम्स को हम क्या पास करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास, अच्छा ये क्या करता है, जब भी आप सेट कॉल करवाओगे ये अपडेटेड वैल्यू नहीं रखेगा, ये पूरी वैल्यू को ओवरराइड करता है। तो हमेशा आपको सिर्फ अपडेटेड डेटा नहीं पहुंचाना है, आपने इसको पूरा डेटा पहुंचाना है एक्चुअल, जो खुद अपडेट करके मैन्युअली, और फिर उसको डेटा देना है ताकि ये उसको ओवरराइड करे। हमेशा ये ओवरराइड कर रहा होता है डेटा को, ठीक है। तो ओवरराइड करने कर रहा है अगर, तो हम क्या करेंगे? हमने एक क्या कहते हैं, डेटा में नई चीज़ ऐड करवानी थी तो हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। सबसे पहले तो एरे को एक्सपेंड कर लेंगे, जो हमारे पास पुराना वाला डेटा था आइटम्स का, ठीक है। वो यानी आइटम्स में पुरानी जितनी भी फील्ड्स थी वो तो सारी आ गई, ठीक है। अब हमने नया डेटा भी ऐड करना है, तो नया डेटा में हमारे पास क्या है? आइटम टेक्स्ट। समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पे पहले जो भी आइटम्स थे वो एक्सपेंड हो गए, ठीक है। और फिर नया डेटा आ गया और ये सारे एरे में रख के चले गए, यानी वो जो आइटम था वो हमारे पास सबसे आखिर में आ जाएगा, यानी वही पुश वाला काम हमारे पास हो गया। अब ये जो सेट आइटम जो हमारे पास है, ठीक है, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, हमने सारे काम कर लिए। यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो हेलो, वेलकम और गुड बाय वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। मैं नया डेटा यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, ये इसमें मैंने डेटा लिखा और ऐड किया और ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने आगे जो है ना
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ऐड का बटन है, ठीक है, यहाँ पे इसको ये डायनामिक होना चाहिए। मतलब एक कंपोनेंट में पहले बटन का बना लूँ, उस बटन के ऊपर अपनी स्टाइलिंग सेट कर दूँ, ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे मेरा जो थीम का बटन मैंने बताया था ना, हमारी एप्लीकेशन एक कोई भी एप्लीकेशन एक थीम फॉलो करती है, ठीक है, उस थीम के हिसाब से मैं स्टाइलिंग इसके ऊपर लगा दूँ। फिर बटन वाला जो HTML वाला जो बटन एलिमेंट है वो कहीं पे भी ना चल रहा हो, बल्कि मेरा अपना बनाया हुआ कंपोनेंट जो है वो चल रहा हो वहाँ पे हर जगह पे। सही है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से एक बटन बनाने की। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये ऐड फॉर्म आइटम्स ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है ना, ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला, जो रिएक्ट में की जो कंपोनेंट्स की जो टाइप होती है, उसमें वो टाइप जो है वो उसको हम कहते हैं स्मार्ट कंपोनेंट, और दूसरे को हम कहते हैं डंप कंपोनेंट, ठीक है। ये इसी तरीके से इसकी एक और टर्म है, उसमें आप कह रहे हो तो कंपोनेंट्स को स्टेटफुल कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, जो आपके पास स्मार्ट डंप वाला या स्टेट और स्टेटलेस कंपोनेंट है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपसे कोई पूछे भाई स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है, तो आप उसको बताओगे कि वो कंपोनेंट जिसके अंदर हम यूज़ स्टेट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होता है, तो आप उसको बताओगे जिसके अंदर हम यूज़ स्टेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आप बताओ स्टेट फुल कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट ज़्यादा बेहतर कौन सा है? स्टेटफुल कंपोनेंट बेहतर है ना, है ना? क्यों? क्योंकि डेटा डायनामिकली अपडेट हो रहा है। जी नहीं, स्टेटलेस कंपोनेंट बेहतर है, ठीक है। क्यों स्टेटलेस कंपोनेंट बेहतर है? जब भी आप यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करते हो, स्टेट को यूज़ कर रहे हो, तो याद रखो मैंने अभी बताया था एक वॉचर ऐड हो रहा है, एक फंक्शन ऐड हो रहा है जो कि बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, सिर्फ आपकी चेंजेस को देखने के लिए कि कोई चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। तो रिएक्ट ये कहता है कि आपके जितने कंपोनेंट, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स में आपकी कोशिश हो कि आपके यूज़ स्टेट ना इस्तेमाल हो, उतना अच्छा है, ठीक है। यानी डेटा की देखो, अभी हमारे पास डेटा कितने कंपोनेंट्स में चेंज हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले ऐप में डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, लिस्ट में डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, आइटम नया ऐड हो रहा है, ठीक है, चलो आइटम को हम हटा देते हैं, आइटम में अभी कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, आइटम में सिर्फ डेटा शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डेटा कहाँ पे चेंज हो रहा है? हमारे पास जो फॉर्म है हमारे पास, वहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यूज स्टेट कितने कंपोनेंट्स में यूज़ किया? सिर्फ एक में, ठीक है, ऐप डॉट TSX में, यानी ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सारा का सारा डेटा भी हमने डायनामिक तो करवाया, लेकिन किसके ज़रिए? प्रॉप्स के ज़रिए, ठीक है। उस डेटा की ओरिजिन कहाँ पे रखी? ऐप के अंदर, और बाकी जगह पे प्रॉप्स के ज़रिए उसको डेटा को भिजवाया, ठीक है। अगर बाकी सारा डेटा भी मैंने फॉर एग्जांपल लिस्ट का डेटा लिस्ट में रख दिया होता, वहाँ पे भी यूज़ स्टेट यूज़ किया हुआ होता, ठीक है, सारा डेटा, तो फिर क्या हो रहा होता? हर जगह पे वॉचर ऐड हो रहे होते मेरे, ठीक है। तो रिएक्ट जो है वो ये कहता है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने ज़्यादा डम कंपोनेंट हो, उतनी आपकी एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म करेगी, उतनी आपकी एप्लीकेशन तेज़ चलेगी, ठीक है। और जितने आपने स्मार्ट कंपोनेंट्स भर दिए या स्टेटफुल कंपोनेंट्स आपने भर दिए, उतनी ही आपकी एप्लीकेशन स्लो होती जाएगी। सही है। माय बटन के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा, सही है भाई। अच्छा, माय बटन डॉट TSX। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वो बन जाए आइटम, आइटम से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, और मेरे पास माय बटन के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। माय बटन बेसिकली रिटर्न क्या करेगा? एक बटन को, सही है भाई।
अच्छा, अब इस बटन के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, ठीक है। इस बटन के अंदर जितना भी डेटा मेरे पास आएगा वो सारा का सारा मेरे पास कैसे आएगा, कैसे आएगा, प्रॉप्स के ज़रिए आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बटन का, ठीक है, या बटन के अंदर जो भी रखना है ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंपोनेंट हो वो भी सेल्फ क्लोजिंग, अभी तक हमने सारे सेल्फ क्लोजिंग बनाए ना, सेल्फ क्लोजिंग ना हो बल्कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हो और उसके अंदर जो लिखा हुआ हो, ठीक है, जैसे ये बटन है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर जो लिखा हुआ हो वो मेरे पास आ जाए प्रॉप्स के ज़रिए, ठीक है, यानी डिफ है, ठीक है, डिफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मेरे पास आ जाए, या डिफ के अंदर जो भी रखा हुआ वो मेरे पास आ जाए, उसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, समझ में आया। तो वो चीज़ हमें कैसे मिलती है, हमेशा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके, ठीक है। तो क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टिंग यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली चिल्ड्रन को निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में मैं यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, बजाय इसके कि सब कुछ यहीं पे डिफ़ाइन करूँ, मैं एक नई टाइप बना लेता हूँ, ठीक है। टाइप कैसे बनाते हैं हम, याद है, टाइप, टाइप का नाम क्या रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉलन बटन प्रॉप्स, सही है। अच्छा, बटन प्रॉप्स के अंदर मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास चिल्ड्रन आएगा जिसमें क्या होगा, स्ट्रिंग, सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बटन की टाइप आ जाए, कि बटन की टाइप क्या है, टाइप पता है क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बटन की टाइप का मतलब होता है टाइप सबमिट टाइप बटन, वो चीज़, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ बटन की टाइप मेरे पास आए, ठीक है, और टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, लिटरल्स नहीं हो सकते, हमने लिटरल्स पढ़े थे, क्या होते हैं लिटरल्स, स्पेशल, वही टेक्स्ट आप स्टोर करवा देते हो जो आपको चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइप्स ही 2 से 3 होंगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं टाइप के अंदर हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रख दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सबमिट टाइप हो सकती है या फिर मेरे पास बटन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइप मैं एक्सेप्ट ना करूं, समझ में आया मैंने क्या किया है। और क्या चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, ऑन क्लिक चाहिए होगा मुझे, ठीक है। ऑन क्लिक मैं क्लिक के नाम से ले लेता हूँ क्योंकि ताकि मेरे नाम जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। ऑन क्लिक में मैं चाह रहा हूँ भाई कोई भी फंक्शन मुझको दे दो, ठीक है। अगर मैं वही राउंड ब्रैकेट और एरो एरो वाला, जो एरो ब्रैकेट्स वाला अगर मैं लगाता, एरो फंक्शन बनाता, तो मुझे फंक्शन के क्या कहते हैं, फिर मसला होता कि अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स खाली दे दिए तो फिर एरर होता, ठीक है। अभी तो मुझे फंक्शन के पैरामीटर्स पता ही नहीं ना कि क्या होंगे, तो मैंने अभी सिंपल फंक्शन रख दिया, भाई कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन होगा बस, फंक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उसमें कोई ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन के पैरामीटर्स कितने होंगे, कौन कौन सी टाइप के होंगे, ठीक है, ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस फंक्शन रख दिया मैंने कि भाई कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन होगा, सही है। अच्छा, तो टाइप जो है वो हम सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं अब, और इसके साथ साथ क्लिक भी ले सकते हैं, सही है। तो टाइप जो है वो मेरे पास कैसे जाएगी, टाइप बटन टाइप इक्वल्स टू टाइप, ठीक है। और क्लिक जो है वो मेरे कौन से इवेंट पे जाएगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्लिक,
अच्छा, ये कह रहा है कि ऑन क्लिक जो है वो आपका फंक्शन जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है। HTML बटन इवेंट के ऊपर माउस हैंडलर के तौर पे फंक्शन टाइप नहीं जानी चाहिए वहाँ पे। अगर फंक्शन टाइप नहीं जाएगी तो फिर क्या जाएगी? अरे चलो 2 मिनट के लिए हम इसको फंक्शन की जगह चेक करके देखते हैं कि उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। फंक्शन पे उस पर नहीं चल रहा, इस पर चल रहा है। चलो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में देखते हैं इसमें क्या, इसको क्या मसले थे। सही है, इस तरह के मसले जो है ना वो आपके पास भी सामने आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको भी अप्रोच अपनी ऐसी रखनी पड़ेगी कि ठीक है यहाँ पे देख लो, ऐसे कर लो, उसका कर लो, ठीक है। लेकिन ये है कि बाद में इसको हम देखेंगे कि इसमें इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लर्निंग चांस बना है कि क्यों फंक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्या ऐसा चेंज है उसमें और इस पर। ठीक है। अच्छा, अ, सही है भाई, फंक्शन फंक्शन तैयार है मेरे पास। मेरा मेरा कंपोनेंट तैयार है। ठीक है। अच्छा, अब इस कंपोनेंट पे मैंने काम करना था ना कुछ। असल मकसद ही इसको बनाने का ये था कि मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना चाह रहा था, CSS अप्लाई करना चाह रहा था। अच्छा, CSS में कैसे बनाऊँ? मैं माय बटन के अंदर ही एक न्यू फाइल बना सकता हूँ CSS की। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने CSS फाइल बना ली है तो मैं यहाँ पे उसको बताता हूँ भाई, मेरे जो बटन है, ठीक है, उसका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और उसका कलर जो होगा वो होगा वाइट। सही है। और उसमें आप दोगे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। सही है भाई। चलो बस यही स्टाइल मैंने रखनी थी। अब मैंने अगर इसके ऊपर ये वाली स्टाइल्स अप्लाई करवानी है तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट डॉट स्लैश माई बटन डॉट CSS। ठीक है। अच्छा, अब उस बटन जहाँ पे भी हम बटन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अब बटन की जगह पे हम यूज़ करेंगे, ऐड फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे थे ना, ऐड फॉर्म में यहाँ पे आ गया हमारे पास बटन। ठीक है। बटन की जगह अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास क्या चला जाए, माय बटन। ठीक है। अच्छा, अब ये माय बटन जो है वो मुझे एक प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। पता है क्या? ये कह रहा है कि भाई इसका जो क्लिक है वो मिसिंग है। ठीक है। क्यों? अच्छा, अब एक चीज़ तो हमने सोची नहीं कि अगर सबमिट है तो सबमिट में जो हैंडलर है वो कहाँ पे ऐड होता है, फॉर्म पे ना। तो उस टाइम पे तो क्लिक हमारे पास होगा ही नहीं, है ना? बात समझ आई है? अब अगर सबमिट में हमारे पास वो चीज़ नहीं जा रही, मतलब क्लिक हमारे पास यहाँ पे नहीं है, फिर हम क्या करें? अगर मैं यहाँ पे क्लिक को बना दूँ ऑप्शनल, अब कोई मसला नहीं है उसको। तो बटन है, बटन के ऊपर हमारे पास हमारी खूबसूरत सी स्टाइलिंग आ गई है वहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करके देखता हूँ, ये चल रहा है? ठीक है भाई, ये चल भी रहा है। तो ये हमारे पास जो हमने एक थीम के हिसाब से अपने बटन बनाया था, डायनामिक बटन, कि जो भी हम जहाँ पे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम इसको यूज़ कर लें। ठीक है। अब चलो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसी बटन को यूज़ करते हुए जितने भी मेरे पास यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं, यानी जितनी भी लिस्ट मेरे पास आ रही है, हर लिस्ट के साथ एक उसका डिलीट का अपना बटन भी आए। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन है ना, इस बटन के साथ मुझे एक चीज़ और पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि बटन हमारे पास आपकी एप्लीकेशन में दो तरह के होते हैं। एक क्या कहते हैं, ट्रूथी बटन उसको कहते हैं, और एक को फॉल्सी कहते हैं। ठीक है, यानी एक बटन बेसिकली हाँ के लिए होता है और एक ना के लिए होता है। ठीक है, एक सेव के लिए होता है और एक कैंसिल के लिए होता है। एक अपडेट के लिए होता है, एक कैंसिल के लिए होता है ना? दो तरह के बटन होते हैं ना। तो कैंसिल वाला बटन आपको ज़्यादातर हमेशा रेड में दिख रहा होता है,
ठीक है, और सेव वाला बटन ब्लू में या इस तरह की कोई जो भी आपकी एप्लीकेशन की थीम चल रही है उस हिसाब से दिख रहा होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई बटन को रेंडर कराते वक्त मुझे पता चल जाए कि ये जो बटन है मेरा, ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं, मेरा ये जो बटन है इसकी टाइप क्या होगी, मतलब जो भी मैंने वहाँ पे टाइप तो खैर ऑलरेडी है सबमिट, और वो मैं चाह रहा हूँ इस बटन की वो क्या होगी, मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको यार, थीम कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम दे रहा हूँ केस, ठीक है। और केस है मेरे पास, सिर्फ दो ही तरह के केस हो सकते हैं। पहला क्या होगा, ओके का केस होगा, और दूसरा जो मेरे पास केस होगा कैंसिल, ठीक है। अच्छा, ये जो केस है ये अब हमें भिजवाना पड़ेगा ऐड फॉर्म के अंदर भी, ठीक है, ताकि वो उसको रेंडर करवा सके उस हिसाब से। तो मैंने उसको बताया भाई केस होगा, और केस है मेरे पास, अगर अच्छा अगर मैं कुछ और पास करने की कोशिश करूँ ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि केस को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए हैं, ओके या फिर कैंसिल। तो मैंने उसको बताया भाई ये वाला जो है इसका काम मेरा ओके का है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसको ऐसे करके सेव कर दिया, और फिर मेरे पास ये जो ऐड फॉर्म है ये अब मेरे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है ना, ये मैंने नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये किस चीज़ की बेस के ऊपर होगा, मेरे केस की बेस के ऊपर, ठीक है। अगर मेरे पास केस ओके का है, चलो खैर इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कंडीशनरी स्टाइल्स लगें, ठीक है। कंडीशनरी स्टाइल जो है वो मैं किस उस पर लगा सकता हूँ, सिंपली जो मेरे पास स्टाइल का इवेंट होता है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको पास करेंगे ऑब्जेक्ट, ये वाला पहला वाला एक कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये तो उसके लिए क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पास करने जा रहे हैं उसको। और जो स्टाइल आपको आप पास करते हो वो भी एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रैकेट लगेगा इसके अंदर, सही है। अच्छा, अब इससे मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करूँ कि मेरे पास केस में क्या आया, ठीक है। अगर मेरे पास केस के अंदर आया है, क्या है मेरे पास केस में, ओके। अगर मेरे पास केस जो है वो ओके है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे, अच्छा ये जो जब भी आप स्टाइल पास करोगे ना, स्टाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी सी एस एस की प्रॉपर्टी एज अ की वैल्यू करके पेयर के तौर पे आप उसको पास करोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है जो कि सी एस एस में चल जाती है, जावास्क्रिप्ट में नहीं चलती, ठीक है। उस वो क्या होता है, वो कहता है वो होता है हाइफिन केस, ठीक है। वो जो डैश वाला जो केस है, आपने कभी भी डैश वाला केस वो जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता। अब उसके दो तरीके हैं, या तो ये कि आप उसकी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा बैकग्राउंड कलर, डैश केस की वजह से ये मुझे प्रॉब्लम करेगा, सही है भाई। अगर इसको मुझे इसी तरीके से देना है तो मैं इसको क्या करूँ, एक स्ट्रिंग बना दूँ पूरे को, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलर लगा के उसकी वैल्यू पास करूँ कि मुझे यहाँ पे अगर केस ब्लू था मेरा तो ये ब्लू हो जाएगा, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, मेरे पास जो मेरा माई बटन है इस पे मैं यहाँ पे केस की जगह पे मैं क्या दे सकता हूँ, थीम दे देते हैं चले। वैसे थीम यहाँ पे ज़्यादा सेंस तो नहीं बना रही, ठीक है भाई। तो मैंने इसको बताया भाई बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ऐसे नहीं देना उसको, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, कैमल केस करके दे दूँगा, ठीक है। और अगर ओके वाला केस मेरा नहीं चल रहा है, यानी ओके के अलावा कुछ और आया, तो फिर मैं इसको क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो अभी मेरे पास ओके वाला केस चलेगा,
सही है भाई, ये ब्लू वाला जो हमारा केस है वो चल गया। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे इसको ओके की जगह कैंसिल पास किया होता तो ठीक है भाई, तो मेरा जो बटन है वो अब कम्प्लीटली डायनामिक हो गया है मेरी थीम के हिसाब से। सही है। अच्छा, यही आइटम जो मेरा यहाँ पे रेंडर हो रहा है, इसी आइटम के साथ मैं चाह रहा हूँ कि हर ये जो डिव है, डिव के साथ मेरे पास एक माई बटन आ जाए, और इस माई बटन के ऊपर इसको मैं क्या क्या पास कर दूँ। एक तो मैं पास करूँ डिलीट, ठीक है। और क्या क्या पास करना पड़ेगा इसको मैंने, टाइप, टाइप जो होगी मेरी यहाँ पे होगी बटन, और इसके साथ साथ मुझे पास करना पड़ेगा क्लिक, जो भी मेरा इवेंट होगा यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, कांस्टेंट ऑन डिलीट हैंडलर इक्वल्स टू, ये ऑन डिलीट हैंडलर जो है वो हम पास कर सकते हैं इसको। और इसको अब क्या चाहिए, इसको अब चाहिए थीम। थीम के अंदर मैं इसको क्या पास करूँगा, कैंसिल। सही है भाई।